हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीआई से रिलेटेड स्ट्रैटेजी। इससे पहले एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने बताया था कि 72 आउट ऑफ 72 आप कैसे स्कोर कर सकते हो डीआई में। उसमें मैंने रिलेवेंसी बताई थी कि कैसे स्टेप मार्किंग की रिलेवेंसी है, जिससे जो एक दो स्टेप्स अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था कि एक BYQ को सॉल्व करते हुए देखा था, समझा था। और मेरी जो 68 बीपीएससी की जो कॉपी थी उससे ही मैंने बताया था आपको कि कैसे मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि 68 बीपीएससी में मेरे 72 आउट ऑफ 72 आए थे। तो आज की वीडियो में हम डीआई की ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे आपको डीआई को प्रिपरेशन करनी चाहिए सो डैट आपके भी मैक्सिमम मार्क्स इसमें उठें। और डीआई में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपके ओवरऑल GS1 के मार्क्स बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड सिलेक्शन के चांसेस तो हाँ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट जो ओवरऑल रैंकिंग भी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो डीआई को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। 72 मार्क्स इज़ अ वेरी हाई मार्क्स। यहाँ पे एक दो मार्क्स से अच्छे खासे डिफरेंसेस हो जाते हैं रैंक में। और जैसा कि 70 बीपीएससी में इतनी वैकेंसीज़ हैं तो फाइट इज़ वेरी टफ। तो इसी में हमें अपना बेस्ट देना है और किसी भी कीमत में कोई भी अपनी मिस्टेक्स को अधूरा नहीं छोड़ना है, उसे रिजॉल्व करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो चलिए हम डीआई बीपीएससी मेंस के लिए देखते हैं। डीआई हम देखते हैं। डीआई 70th बीपीएससी मेंस जो मेन टॉपिक है डीआई के, अगर आपने PYQs देखा होगा तो यू नो कि जो डीआई के टॉपिक है बहुत ही लिमिटेड है और जो पैटर्न है डीआई में क्वेश्चंस पूछने का ऑलमोस्ट रिपीटेटिव है। ऑलमोस्ट क्या, रिपीटेटिव ही है वो। तो उससे मैंने कुछ टॉपिक्स को जॉट डाउन कर लिया जिससे बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और जो डीआई का बेसिकली पैटर्न है, बार बार तो क्या ही बोलूँ, डीआई का वो पैटर्न ही है। तो डीआई क्या होता है? तो डीआई होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब आपको डेटा दिया गया है, रॉ फॉर्म में दिया गया है, उससे आपको जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उससे कैलकुलेट करके उस क्वेश्चन के डिमांड्स को डेटा को इंटरप्रेट करके क्वेश्चन के डिमांड को हमें एड्रेस करना है। और डेटा इंटरप्रिटेशन लाने का क्या मतलब ज़रूरत है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में? डेटा इंटरप्रिटेशन लाने का जो कैलकुलेशन है एज एन ऑफिसर आप नहीं करोगे, बट गिवन दी डेटा यू हैव टू एनालाइज कि कैसा चल रहा है। जो भी मान लीजिए किसी पॉलिसी से रिलेटेड डेटा आपको मिला है तो यू कैन एनालाइज कि क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, कौन से जिला में कैसा रैंकिंग चल रहा है, क्या कार्य हो रहा है, क्या परसेंटेज रहा है, क्या रेशियो रहा है। सो दैट्स वाई डेटा इंटरप्रिटेशन आई थिंक सो इसी वजह से ऐड किया गया है। तो मेन टॉपिक हम डीआई के लिए अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना होगा। जब आप PYQs देखे होंगे तो ये PYQ की पूरी लिस्ट हमने डाल दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जो मेंटरशिप में जुड़े हैं उनको तो PDF मिल गई होगी। तो टेलीग्राम चैनल पे आप फाइल सेक्शन में जाओगे तो उसको आपको एक ही जगह 56 से 259 से 69 बीपीएससी लास्ट 10 बीपीएससी का हमने इसको एक जगह कंपाइल करके ही डीआई की PYQs डाल दिए। तो आप देख लो, तो एक जगह रहेगा तो आप ये पैटर्न देख लेना कि किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो डेटा वो देते हैं वो बेसिकली इन 5 फॉर्मेट में वो देते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? बार के फॉर्म में देंगे, यहाँ पे एक स्केलिंग होगी, यहाँ पे एक स्केलिंग होगी और ये बार ग्राफ होगा। ये बार ग्राफ हुआ। लाइन ग्राफ क्या हुआ? ये भी स्केलिंग यहाँ होगी और ये लाइन के फॉर्म में रहेगा। पाई चार्ट क्या हुआ? ये डिग्री के टर्म्स में रहेगी। फॉर एग्जांपल ये रेशियो कुछ हो गया, ये बिहार का हो गया तो ये दिल्ली का हो गया, और ये मान लो 20 डिग्री 30 डिग्री इस फॉर्म में रहेगी। ये डेटा रहेगी। टेबल क्या होगी? ये टैबुलर फॉर्मेट में रहेगी। और मिक्स क्या होगी? ये दोनों को मिक्स करके दे दिया, या ये और ये को मिक्स करके दे दिया। दो टेबल दे दिया आपको। मिक्स करके मतलब एक से ज़्यादा आपको ग्राफ्स दे दिए। एक बार ग्राफ दे दिया, एक लाइन ग्राफ दे दिया, दोनों एक ही क्वेश्चन में, तो वो मिक्स टाइप का हो गया। अब
कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले, ये पहले वाली वीडियो में मैंने बताई थी, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, मिक्स ग्राफ हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो डेटा हो उसको टेबुलर फॉर्मेट में कर लो। गलती होने और डेटा पिक करने की चांसेस, गलत डेटा पिक करने की चांसेस कम हो जाती है और सही डेटा पिक करने की चांसेस बढ़ जाती है। जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में बार बार जाएंगे, टू एंड फ्रो करेंगे, क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन है जहाँ स्पेस है हमारा ब्लैंक, वहाँ हमें बनाना है, ऊपर हमारा क्वेश्चन है, ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे देखेंगे कि कौन सा डेटा बार ग्राफ का कितना है, नहीं है। इससे अच्छा है कि जहाँ हमारा स्पेस बना हुआ है एक बार टू एंड फ्रो करके हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा सारे लिख लेंगे, बाकी फिर उसके बाद हम सिर्फ इस टेबल को यूज़ करेंगे अपने बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने डेटा पहले ही लिख लिया है और हमें डेटा ही चाहिए सिर्फ। तो ये हो गया एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चैप्टर्स देखते हैं। अब चैप्टर्स एज सच तो है नहीं कि क्या क्या उसमें चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्रीलिम्स में देखोगे तो है चैप्टर की परम्यूटेशन कम्बिनेशन है, ट्रेन स्पीड वाला है, वर्क डेज वाला जो पार्ट है, तो ये सारे है चैप्टर जिसको आप सेग्रीगेटेड तोड़ सकते हो। डीआई में एज सच कोई चैप्टर नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चन तो एक तो ग्राफ का हो गया, और टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऐसे हो गया कि किस फार्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन है, तो उस टाइप से भी हम उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो परसेंटेज, हर क्वेश्चन में आपको डीआई में परसेंटेज तो दिखेगा ही दिखेगा। सेकंड आपका हो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस वाला जो गेम होता है वो रहता है। तो प्रॉफिट लॉस भी कैसे निकालोगे, इनकम एक्सपेंडिचर का परसेंटेज ही निकालोगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, सेम उसी से निकलता है, बस इसमें एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होता है, तो लॉस निकल गया। अब इसमें देखो एक होता है डिग्री, तो ये जो पाई चार्ट वाला है ये डिग्री में होगा, उसको हमको परसेंटेज में करना है, तो वो हो गया। ये टू एंड फ्रो होता है, डिग्री को परसेंटेज में करो, परसेंटेज को डिग्री में करो। एक रेशियो वाला पार्ट हो गया कि हमें रेशियो निकालना है, तो डेटा आपको दिया उसको रेशियो निकालना है, या परसेंटेज आपको दिया उसे डेटा निकाल के रेशियो निकालो, तो ये रेशियो वाला हो गया। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा आप बहुत सारा देखोगे कि ईयर बाय ईयर डेटा दिया रहता है, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना होता है पिछले ईयर के कंपैरिजन या पिछले 2 साल के ईयर के कंपैरिजन, तो वो वाला वैल्यू, वो वाला परसेंटेज इंक्रीज, तो ये भी परसेंटेज के ही अंदर कवर हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, मान लीजिए कि हमें मतलब ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स में इतना ये एम्प्टी स्पेस है और ये फिल स्पेस है, ठीक है। अगर हमको इसका निकालना है कि कितना फिल है कितना एम्प्टी है, तो मान लीजिए x एम्प्टी है और ये वाला जो पार्ट है ये y है, ये फिल है। तो अगर हमको परसेंटेज निकालें कि कितना एम्प्टी है तो हम कैसे निकालेंगे, x डिवाइडेड बाई y इंटू 100, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे इसका परसेंटेज कि कितना ये एम्प्टी है। अगर वही रहा कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए एक पहले साल में 2023 में जो चावल की प्रोडक्शन थी, राइस प्रोडक्शन, वो 100 थी, 2100 केजी ले लेते हैं, स्मॉल वैल्यू लेते हैं। 2024 में जो चावल की प्रोडक्शन एक फार्मर के खेत में हुई वो आपकी 150 केजी हुई। तो अगर हमको इसको ऐसे देखना है कि हमको इसका ग्रोथ रेट निकालना है, तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, हमें 2024 का जो 150 माइनस हम 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तब ये ग्रोथ रेट निकला। वही हमको बोलेगा कि 2024 का जो प्रोडक्शन है वो 2023 का कितना परसेंटेज है, तब हम 150 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारा वो निकल जाएगा। ग्रोथ ऐसे निकलेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ कितना हुआ है, 50 kg का हुआ, ना कि 150 kg का। इसमें तो 100 kg उसने उगाया ही था ना, प्रोडक्शन तो हुआ ही था ना, 50 kg का ग्रोथ हुआ है। बट अगर हम बोलेंगे कि 2024 का जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना परसेंटेज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 2023, नॉट ग्रोथ, मतलब वो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो ग्रोथ हो गया, कितना वो 2023 के कंपैरिजन हुआ है, तो वो उसको हम निकालेंगे ऐसे। तो वर्डिंग का भी यहाँ बहुत सारा खेल है, वर्डिंग में भी बहुत कन्फ्यूज़न के कारण 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसके वजह से आंसर गलत आ जाता है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आप वर्डिंग्स भी देख लोगे और समझ जाओगे कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, डिवाइड करना है, परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है, यही करना है, और बस वर्डिंग पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है। सेकेंड, फिर 4th नंबर पे आता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो
इससे भी क्वेश्चन रहते हैं इंटरेस्ट पे, तो वो भी इंटरेस्ट भी तो आपको पता है कि वो भी परसेंटेज का ही गेम है, तो वैसे ही निकलता है। एवरेज और टोटल पे क्वेश्चन रहते हैं, एवरेज कितना है, टोटल कितना है, तो ऑब्वियसली यू नो कि सम निकाल के उसको डिवाइड कर दो, जितने नंबर ऑफ आइटम्स है तो उससे एवरेज निकल जाता है। सेक्स रेशियो, अगेन रेशियो वाला ही गेम है, तो सेक्स रेशियो पे भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें कन्फ्यूज़न सेक्स रेशियो वाले में था कि जो हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस कि जो 1000 फीमेल पे कितने मेल्स हैं वो हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ इन्होंने दी हुई थी वो इतनी कम दी हुई थी, तो वहाँ पे ऐसा क्लियरली लिखा नहीं था कि हमें 1000 को लेके चलना है कि 100 को लेके चलना है, लेकिन जो वैल्यूज़ दे रखी थी वो 20-30s में दे रखी थी, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो कि इसको 100 लेके चले या 1000 लेके चलेगा, अगर 1000 लेके चलेंगे तो बहुत ही कम वैल्यू आएगी, जो कि कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि 1000 मेल पे, हाँ 1000 फीमेल पे 2-3 मेल है, तो ये तो पॉसिबिलिटी कहीं दिखती ही नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था, एक अपवाद वाला शायद एक्सेप्शनल क्वेश्चन था वो, जो कि बहुत पहले पूछा गया था, तो आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो इसको देख ही लोगे। अब हम आते हैं कि टिप्स, हम PYQs को प्रैक्टिस कहाँ करें। तो कोई भी बुक के पीछे मत भागो, सिंपल है, BPSC के PYQs को पहले बनाओ, जब बना लोगे तब जाना AO के जो ऑडिटर के जो और अदर एग्ज़ाम जो BPSC लेती है उसके PYQs के। एक AO का एग्ज़ाम था जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था DI का, मतलब सारे इन्हीं फॉर्मूलाज पे थे, बट जो क्वेश्चन की जो वर्डिंग थी और बहुत सारा कैलकुलेशन था उसमें, तो उससे काफ़ी अच्छा आप प्रैक्टिस कर पाओगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के, तो उससे तो आपका आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। लास्ट 10-12 एग्ज़ाम्स के आप प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी इनफ टू प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस। अब सोर्स, अब बहुत कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए आई वुड रिकमेंड कि जो मैंने आपको ये बताया है, परसेंटेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, डिग्री, सिंपल, एवरेज, सिंपल है, कंपाउंड, एवरेज, टोटल, इस पे आप या तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है 10th क्लास की, तो उससे आप ये कर सकते हो। अगर वो नहीं आप रेफ़र करना चाहते तो एडुटेरिया की मैथ की बुक आती है, वो रेफ़र कर लो, उसमें फॉर्मूला एक जगह दिया हुआ है। PYQs के अलावा भी उसके सॉल्यूशन तो दिए हुए हैं, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके सॉल्यूशंस के साथ उसको सॉल्व कर रखा है, तो सॉल्यूशन देख के आप धीरे धीरे सीख जाओगे। बस ये कंसिस्टेंसी का खेल है, कंसिस्टेंसी रखो। अगर दिक्कत हो रही है DI में, अभी से लगो, डेली एक क्वेश्चन लेके बैठो रात में कैलकुलेटर के साथ और देखो, अगर नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे बनेगा तो देखो कि कैसे बनेगा और उसको बनाओ। तो ये हो गया सोर्स। सेलेक्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहला रूल है कि सेलेक्ट करने का डेटा क्लियरली विजिबल होना चाहिए। बहुत सारा लाइन ग्राफ में यहाँ का जो स्केलिंग देता है ना, वो इतना रैंडम देता है और ये नहीं पता चल पाता है, तो हमें बिल्कुल देखना है कि जिसमें मुझे डेटा क्लियरली मिल जाए। मान लो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 23 है, लेकिन आयोग ने ले लिया 24, और यहाँ पे वो स्केलिंग सही नहीं है इसकी, ये मतलब अगर ये 20 का बनाया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है ये बीच में दे दिया है, अब ये 24 है कि 23 आपको नहीं पता चल रहा, तो आप रैंडमली ले रहे हो कि अच्छा मिडिल में है तो हम 23 ले लेते, आयोग ने 24 ले लिया, पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देंगे कहीं वो आपका, कि आंसर ही नहीं मैच हुआ है। और ये तो स्टेप्स भी में चला गया ना, क्योंकि आपने 24 को यूज़ करते हुए स्टेप्स को बनाया है और फाइनली आंसर पे आया, तो आपका तो पूरा क्वेश्चन ही चला गया। तो सबसे मेजर पॉइंट है कि डेटा जिसमें क्लियरली विजिबल हो, जिसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि ये किस जो ग्राफ है वो किस डेटा को पॉइंट आउट कर रहा है, फिर वो पिक करना है। सेकंड, हमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहते हैं हर एक DI में, तो उस क्वेश्चंस को देखना है कि आप जब इतना प्रैक्टिस करोगे, यू नो योर स्ट्रॉन्ग एरिया, क्या परसेंटेज में कंफर्टेबल हो, एवरेज में कंफर्टेबल हो या डिग्री में कंफर्टेबल हो, ये आपको पता रहेगा। तो उस हिसाब से देखो कि अगर मान लो सब में डेटा ठीक है, सारे क्वेश्चन में ठीक है, तो आप देखो कि अगर परसेंटेज में कंफर्टेबल हो, उस टाइप के क्वेश्चंस पहले आपने हल कर चुके हैं तो उस पर चले जाओ। एवरेज में कंफर्टेबल हो, उसी तरह ये आपको चूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन को। मार्किंग सिस्टम, अगेन मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, तो मैं अपना थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ कि 67 BPSC में मेरी APU में सिलेक्शन हुई थी और इसमें मेरे सारे आंसर सही थे। स्टेप्स मार्किंग इसमें मेरी कटी थी, अराउंड 7 से 8 मार्क्स कटी थी मेरी। तो मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 64-65 मार्क्स आए थे 72 में।
मेरे आंसर सही होने के बावजूद मेरे 7 से 8 मार्क्स कट गए थे। क्यों? स्टेप्स मार्किंग कट गई थी। जब मैंने 68 दिया तो इस कमी को मैंने दूर किया, मेरे 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स हैं। एंड जब मैंने 69th भी दिया तो इसकी इवैल्यूएटेड कॉपी तो बीपीएससी ने रिलीज़ नहीं की है, बट जो मैंने आंसर्स मिलाए थे अपने वो सारे सही हैं। एंड जो 68 में मैंने अप्रोच फॉलो किया था वही मैंने 69 में किया, और इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मुझे आए 188 मार्क्स इन जीएस पेपर 1। तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे 72 मार्क्स तो आए ही होंगे। तो आप देख रहे हो कि स्टेप्स मार्किंग देते हैं ये, और ये पहले ना बहुत वैरी करता था। अब मुझे पता नहीं कि क्या स्टैंडर्ड आयोग ने सेट किया है, बट पहले करता था कि कोई लोग इस पे स्टेप्स पे मार्किंग देते हैं, कोई लोग नहीं देते हैं, आंसर को ही देख के देते हैं। बट एक बेसिक अप्रोच, अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैं आपकी क्वेश्चन चेक कर रही हूँ तो डीआई का क्वेश्चन सबसे पहले तो मेरी नज़र आपके आंसर पे ही जाएगी, जो कि मेरे पास मेरा होगा ही, मुझे तो मिला ही होगा सॉल्यूशन। तो पहले मैं आंसर मैच करूंगी कि अच्छा आपका आंसर सही है, ठीक है, तब मैं फिर आपके स्टेप्स पे जाऊंगी। आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो जो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने 5 मार्क्स आपको दे दिया। अब ये एक होता है कि मान लीजिए आपका आंसर ही गलत है, ठीक है, एक एग्जामिनर वो है कि आपका आंसर गलत है, तो यहीं पे उसका आपने 2 मार्क्स तो आपके चले गए। अब वो 3 मार्क्स के बेसिस पे आपका मार्किंग करेगा। तो अगर आपके स्टेप सारे सही है, बस लास्ट स्टेप पे आपने गलती करके 3 दिए, तो आपको ये दे देगा 2.5 मार्क्स। एक एग्जामिनर होता है कि आंसर तो गलत है तो यहीं पे 0 बैठा देगा, राइट। तो अभी तक जितना मैंने कॉपीज़ देखी है, मेरे साथ जो भी सेलेक्टेड हैं, तो उनकी कॉपीज़ देख के मुझे लगा है कि स्टेप मार्किंग तो होती है, और मेरे साथ तो हुई है स्टेप मार्किंग। तो आई वुड से कि स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए स्टेप्स को। अब हम प्रैक्टिस पे आते हैं। प्रैक्टिस मैंने बताया डेली एक क्वेश्चन बनाओ। जो लोग लगता है कि मैथ में काफ़ी कॉन्फिडेंट है तो 3 दिन पे एक क्वेश्चन बना लो, हफ्ते में 2-3 दिन तो बना ही लो एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगेगा? मैथ स्ट्रांग है तो 15 से 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला। एंड जिनका मैथ वीक है उनको तो एक क्वेश्चन डेली ही बनाना है। सारा अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो भी टारगेट आपने ले रखा है पर डे के हिसाब से, उसके बाद एक क्वेश्चन सेग्रीगेट करो। सेग्रीगेट भी क्या करना है, जो हमने PDF दिया है आपको ना पीवाइस की, उसका उसी को खोलो, एक एक क्वेश्चन डेली बनाओ और टिक मारते जाओ कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, सिंपल। तो वो डेली करो। कैलकुलेटर, एक बच्चे का कमेंट था नॉर्मल है कि साइंटिफिक, उसी वीडियो में मैंने बताया था कि नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करना है, साइंटिफिक नहीं करना है। साइंटिफिक आपको ले जाने ही नहीं देंगे, वो नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना है। और जब भी प्रैक्टिस करो, नो फ़ोन, नो लैपटॉप, नो पैड वगैरह का कैलकुलेटर खोल के, जो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर होता है दवा के दुकान में जो शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं, उस कैलकुलेटर को लेके बैठो। केशियो का कैलकुलेटर आता है, नॉर्मल कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर को लेके बैठो। जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहीं पे कैलकुलेटर में ही क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ये नहीं कि हम मोबाइल का कैलकुलेटर खोल लेंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे और वहाँ से वैल्यू निकालेंगे और फिर DI सॉल्व करेंगे, वैसे नहीं करना। कैलकुलेटर लेके बैठो, वो हाथ बैठना ज़रूरी होता है तब, ताकि जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाओ तो आप कैलकुलेटर से बहुत फेमिलियर हो जाओ, आपको कुछ नया नया फील ना हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द DI स्ट्रैटेजी, क्या आपको करनी चाहिए DI के लिए। आई होप बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, और भी कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट में डाल देना, वी विल एड्रेस दिस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड होपफुली अब मैंने जो भी आपको टिप्स बताई है आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि DI कैन बी ए गेम चेंजर फॉर योर सिलेक्शन। टू बी ऑनेस्ट, GS1 के पेपर में 72 मार्क्स DI आपको दिलवा सकता है, आसानी से दिलवा सकता है। यू लेफ्ट विथ लाइक, अगर आप 180 टारगेट कर रहे हो तो सोच लो आपके 108 मार्क्स GS1 में तो आराम से ही आ जाएंगे। हिस्ट्री इज़ वेरी स्टैटिक, जिस तरीके का हिस्ट्री पूछता है। करंट अफेयर्स थोड़ा सा डायनेमिक है, विच कैन बी हैंडल वेरी इजली। तो आराम से आपके 180 मार्क्स इस GS1 में आ जाएंगे, एंड ओवरऑल मार्किंग आपकी बढ़ जाएगी, एंड रैंक बढ़ जाएगी, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो DI को तो स्किप नहीं करना है। एंड लास्टली, जिन लोगों को भी मेंस मेंटरशिप ज्वाइन करना है, यू नो द ड्रिल, सर के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। उसमें हम DI आपको डेली बेसिस पे देंगे और डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। कुछ ट्रिक एंड टिप्स मैं वहाँ पे भी बताऊंगी आपको, सो दैट आपको वो बेनिफिट हो और रियल एग्ज़ाम में आप और फास्टर तरीके से DI को बना सके। क्योंकि GS1 का जो पेपर है वो भी 3 घंटा का ही है। अगर आप 2 क्वेश्चन 40 मिनट में बना देते हो, 40-45 मिनट में, 2 घंटा 15 मिनट है आपके हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे से शांत होके बनाना है। और
हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के लिए इतना टाइम बच जाएगा, विच इज़ वेरी इनफ। दम आराम से अच्छा आंसर इस दोनों में लिख सकते हो, तो आराम से इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर लाइक 180 मार्क्स इन जीएस पेपर 1। और जैसे ही 180 मार्क्स आए, अगर आप जीएस पेपर 2 में थोड़ा कम भी ले आए हिस्ट्री में, तब भी आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है, एंड रैंकिंग भी आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सो होपफुली यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड जो भी सजेशन होंगे, जो भी और डाउट होंगे, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।